हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वर्ल्ड में। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, कुछ निजी कारणों के कारण मैं इतने दिन से आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था। वैसे जो भी है संप्रेषण में मैंने आपको जितना पढ़ाया, यानी कि जो कल आपका एग्ज़ाम है कम्युनिकेशन का 8 तारीख को, वो उतना काफ़ी है आपके लिए, सफिशियंट है कि आप उसको पढ़ के आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपने उतना पढ़ा होगा तो आपको 20 में से कम से कम तो 18 नंबर आ सकता है आपका, कम से कम जो 18 नंबर आ सकता है। इसलिए उसको जाके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं। आप 1.5 या 1.75 का जो होता है स्पीड यूट्यूब में, उतना करके आप उसको रेगुलर देख लीजिएगा। आपको एड्स नहीं चाहिए तो आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं, तुरंत देख के उसको ख़त्म कर सकते हैं। और हाँ देखिए, आज मैं आपको आया हूँ बताने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हो सकता है संप्रेषण में। अगर जो कोई पूछ रहा है, एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है तो क्या क्या पूछ सकता है, पहले देखिए उसका क्या क्या होता है। 20 नंबर में आपको 4 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा। कितना? 4 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा। और 16 नंबर आपको सब्जेक्टिव रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये सब्जेक्टिव रहेगा। 16 नंबर। तो ये 4 नंबर, इस 4 नंबर के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको देखिए जितना पढ़ा है उतना आप एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेंगे तो ये 4 नंबर आपका कवर हो जाएगा उसी में। किसी का लेखक का नाम ये सब पूछेगा तो उसमें आप थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी पढ़ के बता सकते हैं। ठीक, तो ये 4 नंबर नहीं। अब ये बचा 16 नंबर। 16 नंबर में अब देखिए, पहले तो आपको गद्यांश देगा, यानी कि आपको वो जो पैरा एक देगा, जैसे कि पैरा दिया हुआ है तो इस पैरा को पढ़ के आपको इसका उत्तर देना होता है, गद्यांश का। ठीक, क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है उसका उत्तर देना होता है। फिर उसका एसे लेटर एक देगा, जो मैंने आपको बताया अभी कुछ मतलब लास्ट वीडियोस में जो चल रहे थे, औपचारिक अनौपचारिक पत्र, वही सब आपको देगा एक। वो हो गया खत्म। उसके बाद आपको देखिए फिर से 6 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें देगा एक लिखने के लिए आपको कि संप्रेषण क्या है, इसका पूरा डेफिनेशन दे, या संप्रेषण के कितने प्रकार हैं उनको बताइए, या फिर व्यवसायिक या उत्कृष्ट, जो भी मैंने आपको बताया था, जो भी टॉपिक, जो भी मेन टॉपिक आपका है उससे आपको पूछने का वो चांस रहेगा। उसमें देखिए आप सबसे पहले कॉपी में देखिए सबसे पहला पेज, तो लिखने से पहले देखिए इंग्लिश का आप लिख लीजिए। ठीक, इंग्लिश का लिखने के बाद वहां पे रहेगा ना, तो उसको देखिए एक अलग से कॉलम बनाइएगा, यहाँ ऊपर लिखिएगा हिंदी संप्रेषण। हिंदी हिंदी संप्रेषण। ठीक, अलग से कॉलम बनाइएगा। उसका देखिए हिंदी संप्रेषण लिखने के बाद अगर जो ऑब्जेक्टिव इस बार सुनने में आ रहा है कि आगे ही मारने दे रहा है, तो ऑब्जेक्टिव आगे मारने दे रहा है तो ठीक, नहीं तो ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखने के बाद उसके बाद देखिए 2 से 3 लाइन कोई भी क्वेश्चन लिखे आप, क्वेश्चन खत्म होगा ना तो उसके बाद ऐसे 2 लाइन रहता है ना, 1 और 2, इन दोनों लाइनों को छोड़ने के बाद यहाँ से हल्का सा आगे में इतना गैप छोड़ने के बाद यहाँ से स्टार्ट किया कीजिए जो भी आप क्वेश्चन लिखते हैं। अब बोलेगा कि हम इतना एग्जाम दे दिए, हम अब आप आके बता रहे हैं, तो देखिए बाबू, देखिए अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है, यानी कि तबीयत खराब है, लेकिन ये सब्जेक्ट मेरा है इसलिए आके हम थोड़ा सा इसको बता रहे हैं। मेरा निजी कारण भी था, मतलब तबीयत खराब हो गया, फिर बीच में हम कहीं चल गए थे, तो उसी कारण आपके पास उतना वीडियोस भी नहीं आ पा रहे थे बीच में। तो यही है कि आप देखिए जितना बता रहे हो उस हिसाब से चलिएगा, लिखिएगा तो आपको बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव बनाइए, उसका पहले पढ़िएगा, ध्यान से अच्छा से पढ़ लीजिए, 1 से 2 बार पढ़िए, उसका देखिए। और सबसे बड़ा बात, टाइम मेंटेन करके चलिएगा। कोई भी एग्जाम रहे आप टाइम मेंटेन करके चलिएगा। टाइम मेंटेन नहीं कीजिएगा तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जैसे कि मेरा एक था सब्जेक्टिव पेपर था, उसमें मतलब कि हमको नोमरिकल बनाना था, नोमरिकल पेपर था, उसमें आखिरी में जाके 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन जो होता है, 2 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर बनाना पड़ा था। सोचिए कितना जल्दी बनाए होंगे। तो वही बोल रहे कि ये जो 15 मिनट है इसकी जगह पे हमको 20 मिनट या 25 मिनट मिलता था, हम और आराम से अच्छा से क्वेश्चन उसको बता सकते हैं डिफाइन करके अच्छा से। तो ये 15 मिनट मतलब मेंटेन करके चलना आपके हाथ में है। तो वही है कि हिंदी लिखने में आपको देखिए थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, पूरा सब्जेक्ट इंग्लिश में आप उसको बाद हिंदी लिखिएगा तो ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन हाँ वो जो इंग्लिश लिखने के बाद आपके पास जैसे कि इंग्लिश आप सब कुछ बना लिए हैं, उसमें आप एक आध क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, तो वो छोड़ के आप हिंदी में आइए। हिंदी में आके आप देखिए कि कौन कौन क्वेश्चन आपसे बन रहा है, उस क्वेश्चन को पहले बना लीजिए, फिर दोबारा जाइए हिंदी में बना लीजिए, इंग्लिश में बना लीजिए। देखिए हिंदी में 20 नंबर में आप 18, 17 या 16 या 15 तक लेके आते हैं ना, फिर उधर से ये 15 नंबर में इंग्लिश में आप 30 नंबर, 35 नंबर और 40 नंबर तक भी लेके आ जाते हैं, तो टोटल कीजिए आपका आ जाएगा अच्छा खासा 50 तक नंबर आ सकता है। 50-55 तक नंबर आ सकता है आप अगर जो अच्छा से लिखते हैं,
पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो यहाँ कि लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 19 या 20 तक जहाँ तक गया था वहाँ तक देख लीजिएगा। उतना में आप सफिशियंट है कि उतना में आप अच्छा से 17-18 नंबर ला सकते हैं। हाँ देखिए कुछ कुछ रहेगा कि राइटर का नाम पूछ लेगा, तो राइटर में देखिए 3 की 4 मतलब राइटर आपका दिया हुआ है। उसमें है एक प्रेमचंद है, फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का है। फिर एक और किसी चीज़ का था, मतलब बॉस करके ऐसे कोई है, शायद मैंने उतना अच्छा से देखा नहीं था, मतलब सिलेबस आपको जो पढ़ा रहा था उसी के बारे में हम बता रहे थे, सिर्फ यही था। ठीक, नहीं होता तो रुकिए, थोड़ा सा रिवीजन भी कर देते हैं आपका, संप्रेषण क्या है, उसके कितने प्रकार थे, ये सब बता देते हैं थोड़ा थोड़ा। ये आपको ये वीडियो भी देखिएगा तो ये वीडियो भी आपको मतलब कि अच्छा रहे, लाभकारी रहे आपके लिए। हाँ देखिए, बीच में कोई फ़ोन किया था, वो बोल रहा था कि सर आप लेक्चर नहीं डाल रहे थे। हम बोले कि बाबू मेरा तबीयत खराब है, तो बोल रहा था कि सर आपका भी तबीयत खराब होता है, बताइए। अरे यार हम इंसान नहीं है यार भाई, गजब हाल है, थोड़ा सा समझो हो, हम भी इंसान ही हैं। देखिए संप्रेषण, संप्रेषण ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? तो 2 शब्दों से। कौन कौन? तो सम जोड़ प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ग्रीक शब्द से है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मैसेज को भेजना, या मतलब कि जो होता है ना कम्युनिकेट, अपना विचार को प्रकट करना, विचार को प्रकट करना, विचार को प्रकट करना, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। ठीक, मतलब कि अपनी भावनाओं को या विचारों को प्रकट करने की क्रिया को ही संप्रेषण कहते हैं। इंग्लिश में भी होता है कि द थिंग्स या द चैनल इन विच आवर, मतलब कि जो भी होता है कम्युनिकेशन लैंग्वेज या कुछ भी होता है जो उसको हम किसी के साथ शेयर करते हैं, उसी को हम विचार को प्रकट करना कहते हैं। यानी कि समझ सकते हैं कि विचार को प्रकट करना ही संप्रेषण कहलाता है। ठीक, इसका कौन कौन है? इसका मेनली 2 भाग होता है। क्या क्या? तो पहला औपचारिक, फिर अनौपचारिक। अनौपचारिक, फिर इसमें ही आ जाता है गैर भाषिक, भाषिक। गैर भाषिक और भाषिक में औपचारिक यानी कि इसमें देखिए केवल दफ्तरी कार्य, जो बताया था आपको एप्लीकेशन में भी बताया जा रहा था, दफ्तर कार्य यानी कि खाली ऑफिस में, दफ्तर में उपयोग होगा। आइए घरेलू कामकाज में जो मतलब हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं नॉर्मली, वो इसमें आ जाएगा। फिर देखिए गैर भाषिक, गैर भाषिक जिसमें लिखित और मौखिक दोनों आ जाते हैं, और मौखिक, ये हो गया भाषिक। गैर भाषिक जिसमें हम संकेतों का प्रयोग करते हैं, संकेतों का, चिन्हों का, उसका चार्ट पेपर का इसमें यूज कर सकते हैं हम। फिर कोई ग्राफ है उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि होता ही नहीं, आप फिजिक्स में जैसे एग्जाम देके आए हैं कि हाँ हम इलेक्ट्रोड का, मतलब इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, वोल्ट मीटर का हम ग्राफ माप रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो टाइम के अकॉर्डिंग उसका ग्राफ ऐसे सीधा सीधा आता है। तो वही वाला हम ग्राफ से देख के समझ सकते हैं ना कि हाँ इसका वोल्ट मीटर का, या स्ट्रेन, या आगे पढ़िएगा आप, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर ऐसे रहता है, उसको सीधा बनाते हैं, ऐसे रहता है उसका, ऐसे जाके फिर ऐसे करके ऐसे रह जाता है। तो हम यहाँ से यहाँ तक का समझ जाते हैं कि इतने दूर का किसी चीज़ का है तो ये इलास्टिक प्रोपोर्शनल है। ग्राफ ये बता देता है कि ये स्ट्रेस का और ये स्ट्रेन का है ग्राफ, तो ये ग्राफ बता देता है कि हम ग्राफ देख के समझ जा रहे हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया, ये ग्राफ देख के लिखित संकेतिक हो सकता है। फिर उसका देखिए यहाँ खत्म करने के बाद फिर तकनीकी बताया था आपको, तकनीकी संप्रेषण। तकनीकी संप्रेषण क्या था? तो जिसमें हम तकनीक से जुड़े हुए सूचनाओं का या उसके जुड़े हुए जितने भी चीज़ रहता है उनका आदान प्रदान करते हैं, तो उसको तकनीकी संप्रेषण कहते हैं। फिर व्यावसायिक संप्रेषण क्या था? तो व्यावसायिक संप्रेषण में हम व्यापार से जुड़े हुए जितने भी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, किसी भी चीज़ का पत्र लिखते हैं, उसको व्यावसायिक संप्रेषण कहते हैं। फिर व्यावसायिक संप्रेषण में उत्कृष्टता हम कैसे ला सकते हैं? तो व्यावसायिक संप्रेषण को उत्कृष्टता लाने के लिए हम लोग निम्नलिखित चीज़, यानी कि उसमें क्या क्या था? तो उसमें हम धैर्य रख सकते
हैं, संभावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, संवेदनशील रह के वहाँ पे कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें जो पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट थे ना, उन सब चीज़ों के याद करने का समय हम उसमें दे सकते हैं, याद करने का प्रयास कीजिएगा। उस चीज़ों को देख के आप समझिएगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो हम नहीं बोल रहे हैं कि आप देखिए 1 की स्पीड में देखिए, अपना टाइम वेस्ट करिए। 1.5 की स्पीड में देखिए ना जी, 1.5 की स्पीड में, 1.75 की स्पीड में देखिए ना जी, कोई कुछ बोल रहा है आपको नहीं ना, तो उतना देखिए। आप बस एक बार पढ़ के समझ जाइएगा, हो जाएगा। एक बार में पढ़ के समझ सकते हैं आप, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है आपका ये संप्रेषण। जितना बताए हैं उतना सफिशियंट है, आप उतना में ला सकते हैं 17 नंबर तक। चलिए दोस्तों, ये सेशन थोड़ा सा और बता के ख़त्म कर देंगे। देखिए उसके बाद क्या था, फिर ये चैप्टर फिर ख़त्म होते होते तक आपको फिर वहाँ लेके गए थे हम, किसमें, तो देखिए औपचारिक और लेखन प्रारूप की ये सब क्या क्या था। तो लेखन क्या था, तो लेखन यानी कि हम लिखित रूप से हम जब किसी भी समाचार पत्र को या किसी भी समाचार को या किसी भी भावना को या किसी भी जो भी हम विचार हमारे अंदर प्रकट हो उनको हम लिखित रूप से व्यक्त करते हैं, तो उसी को लिखित कहते हैं या लिखित कौशल कहते हैं। ठीक, लेखन कौशल कहते हैं या लिखित संप्रेषण कहते हैं उसी को। ठीक, हम लेखन कौशल में क्या क्या देख रहे थे, तो लेखन कौशल में हम फिर प्रारूप देख रहे थे किस चीज़ का, तो औपचारिक अनौपचारिक और नन औपचारिक, ये सब चीज़ का प्रारूप देख रहे थे। देखिए एक बार प्रारूप आपके सामने फिर से लगा देंगे हम, औपचारिक पत्र का, अनौपचारिक पत्र का, कार्यालय पत्र का, ये सब का औपचारिक हम फिर से लगा देंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। औपचारिक पत्र जिसमें हम सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य या जो भी लिखते हैं कॉलेज में, वो हो गया औपचारिक यानी कि ऑफिशियल तौर पर। और अनौपचारिक जिसमें हमको पहले डेट देना होगा, डेट देने के बाद फिर हम जिसके पास लिख रहे हैं उसका नाम लिखना होगा, और फिर नीचे आपका भांजा, आपका भांजी, ये सब जो घरेलू में हम लिखते हैं ना, मम्मी पापा या किसी भाई बहन के पास, वो हो जाएगा अनौपचारिक या किसी अलग चीज़ के पास। देखिए फिर औपचारिक में क्या क्या था, तो सरकारी, अर्ध सरकारी। सरकारी में वही पत्रांक, संख्या, क्रमांक, ये सब लेके जो लिखा जाता है उसी को सरकारी बोलेंगे। और अर्ध सरकारी में काम सरकारी रहेगा लेकिन उसको अपने थोड़ा सा लैंग्वेज में यूज करके लिखेंगे, उसी को अर्ध सरकारी कहेंगे। चलिए, तो यहाँ तक ये सब था। फिर पर्यायवाची, ये सब तो आप सब अपने से कर सकते थे, ये पर्यायवाची विलोम सब क्या है क्या नहीं है ये सब आपको पता है, उपसर्ग ये सब थोड़ा बहुत आप 10th में पढ़ चुके हैं। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। कीप वॉच टीच वेल इन बिहार।